ये हम सब जानते हैं कि आज के दिन में हमारे एमएसएमई करीब भारत की जीडीपी का 30% कंट्रीब्यूट करते हैं। करीब एक तिहाई मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट हमारा एमएसएमई प्रोवाइड करते हैं और 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है और आधे से ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट भी एमएसएमई है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि जो आम जनता आज भी सोचती है कि अगर ये छोटी कंपनी है तो अच्छी नहीं? जब भी हमको कोई चीज़ की खाने का सामान चाहिए तो हम इम्पोर्टेड लेना चाहते हैं। कुछ मैन्युफैक्चर चाहिए, खिलौने से लेके पटाखे तक हम वो बाहर के खरीदते हैं। जबकि हमारे जो बगल के उद्यमी हैं, आपके आसपास के उद्यमी हैं, आपकी जो छोटी दुकानें हैं, उनका जो क्वालिटी है, उनकी जो सर्विस है, वो कहीं बेहतर है और एक लोकल कनेक्ट है। इसलिए हम ये कैंपेन अब लॉन्च कर रहे हैं कि भरोसा करें एमएसएमई पे। एमएसएमई डे पर आप सबको मेरा सादर प्रणाम। जब से मैंने पत्रकारिता शुरू की, एक ही चीज सुनी कि भारत की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होती है एमएसएमई, यानी कि मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज, अब माइक्रो भी। आज इस देश के सभी एंटरप्रेन्योर्स को मैं प्रणाम करता हूं कि जिस तरह से आप अपना काम चुपचाप करते रहते हैं और भारत को आगे बढ़ाते रहते हैं। आपका जो कंट्रीब्यूशन है, मैं बहुत खुश हूं कि आज हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं आपके हार्ड वर्क को। और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे इंसान जिन्होंने अपना पूरा जीवन, प्रोफेशनल जीवन एमएसएमईज के लिए, उनके लिए समर्पित कर दिया। एक कॉर्पोरेट करियर के बाद पिछले कुछ सालों से सचिंद्र नाथ, जिनको आपने मेरे शोज पर अक्सर देखा होगा, ने एक अपनी कंपनी खड़ी की, यूग्रो कैपिटल। और पिछले कई सालों से उनका एक ही मकसद कि जिस क्रांति को वो ला पाए एसएमईज के लिए, एमएसएमईज के लिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाए, किस तरह से उनको जो सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट, वो दे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन। आज बहुत ही एक अच्छा दिन है और आपने, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा, आपसे जब बात करता हूं तो कुछ सीख कर निकलता हूं। एमएसएमईज पर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आज हम दो बातों पर बात करेंगे। पहली बात तो यह है कि आपने एक पूरा कैंपेन चलाया है भरोसा एमएसएमई पर जी। और इस पर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पहले सब ये था कि कंट्रीब्यूशन जो है हम सब समझते हैं, जैसे मैंने कहा 30 साल से तो मैं सुन रहा हूं कि बैकबोन है एमएसएमईज इंडियन इकोनॉमी के, लेकिन ये भरोसा का जो आपने वर्ड डाला है अपने कैंपेन में, इस पर जानना चाहूंगा। और दूसरी बात, आपने हाल ही में एक बहुत ही पावरफुल सोशल इम्पैक्ट रिपोर्ट भी कर, और एक और चीज क्योंकि अभी अनाउंस हो गई है, अपने हाल में एक बहुत बड़ी एक्विजिशन भी कर डाली और उसमें आप जो स्कूल्स हैं उनके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर हम जब एमएसएमईज कहते हैं एजुकेशन सेक्टर को नहीं उसमें काउंट करते, क्योंकि भारतवर्ष में ऐसे कितने अच्छे स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स, जो खड़े होते हैं अपने आप, अपने दम पर और बच्चों को शिक्षित करते हैं। किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन आप कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं, आप काम करते हैं एमएसएमईज के साथ, किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हैं एमएसएमईज? बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। जैसा लास्ट टाइम भी जब हम मिले थे तो हमने बोला था, हमको ऐसा लगता है कि हमारे देश के जो विकास है, जो हमारा परिकल्पना है आत्मनिर्भर निर्भर भारत बनने की, ये परिकल्पना का और ये विकास अब सिर्फ छोटे व्यापार से ही होने वाला है। एक बहुत बड़ा जो चेंज आ रहा है हमारे देश में रोजगार की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है।
और ये समस्या का समाधान भारत सरकार भी ऐसा मानती है, हमारे रेगुलेटर भी ऐसा मानते हैं और हम भी ऐसा मानते हैं कि इस समस्या का समाधान फाइनली हमारे एमएसएमई के ग्रोथ में एम्बेडेड है। ये हम सब जानते हैं कि आज के दिन में हमारे एमएसएमई करीब भारत की जीडीपी का 30% कंट्रीब्यूट करते हैं। करीब 1/3 मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट हमारा एमएसएमई प्रोवाइड करते हैं और 12 करोड़ से ज्यादा लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है और आधे से ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट भी एमएसएमई में है। अब जो एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है वो चेंज है डिजिटाइजेशन का और फॉर्मलाइजेशन का। हमारे ज्यादातर एमएसएमई व्यापारी और जो उद्योग करने वाले लोग थे वो एक ऐसे विशेष सर्किल में फंसे हुए थे जहां पे वो उनका व्यापार इनफॉर्मल था, जिसको हम बोलते हैं कच्चे में था, और जो उनको क्रेडिट या ऋण की जो आवश्यकता थी वो फॉर्मल में आती थी। ये जो गैप था, इस गैप की वजह से हमारा एक ये $1 ट्रिलियन का क्रेडिट गैप खड़ा हो गया। लेकिन जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ, जब से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ और जब से रूरल इकोनॉमी टियर 1 टियर 2 में जब डिजिटाइजेशन आया है, अब कम 72% से ज्यादा एमएसएमई के ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होने लगे। लास्ट ईयर हमने एक कैंपेन लॉन्च किया था जो कैंपेन था एमएसएमई अच्छा है, क्योंकि हम ये चाहते थे कि जो हम देख पा रहे हैं, जब हमने जो ऋण दिया और उस ऋण की वजह से जो हम देख रहे हैं कि उद्योगों का जो विकास हो रहा है, वो शायद कहीं पे ऐसा लगता था कि लोगों को उतनी समझ नहीं है। बड़े बैंक्स, बड़ी एनबीएफसी, फाइनेंशियल इकोसिस्टम, जब भी हम किसी से बात करते थे, सबका एक ही ये नैरेटिव होता था, अरे एमएसएमई तो बहुत ही कमजोर कड़ी है हमारे इकोनॉमी की और इन पे आप ऋण कैसे दे सकते हैं। इसीलिए हमने वो कैंपेन लॉन्च किया था कि एमएसएमई अच्छा है। और विगत 1 से 2 वर्षों में अब हमको ऐसा लगता है कि लोग एटलीस्ट जो हमारा फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, हमारा जो रेगुलेटरी इकोसिस्टम है, हमारा जो गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इकोसिस्टम है, वो ये मानने लग गया है कि एमएसएमई अच्छा है। और अब आपने जो कैंपेन किया है वो है भरोसा एमएसएमई पर। तो अच्छा है से भरोसा एमएसएमई पर पे आप कैसे आए, कि क्या आप मानते हैं कि कहीं अभी भी, जैसे आपने वर्ड यूज किया फाइनेंशियल इकोसिस्टम, लेकिन क्या आप मानते हैं कि जो आम जनता आज भी सोचती है कि अगर ये छोटी कंपनी है तो अच्छी नहीं या भरोसेमंद नहीं है? क्या ये कारण था कि आपने कैंपेन में बदलाव किया? देखिए, हमारा बिजनेस तो एमएसएमई को ऋण देने का है, लेकिन इसके साथ ये भी एक हमारा काम है कि हमारे एमएसएमई भी अब जहाँ पे उनकी करंट पोजीशन है उससे वो सुदृढ़ हो ना। ये जो सुदृढ़ता है वो कैसे आएगी? वो तब आएगी जब उनका व्यापार बढ़ेगा, उनका टर्नओवर बढ़ेगा, उनका मार्जिन बढ़ेगा, वो जो ऋण ले रहे हैं वो वापस कर पाए। लेकिन अब हमको लगा कि हमारा एक और उद्देश्य होना चाहिए कि आम जनता में को भी ये विश्वास दिलाना चाहिए कि हमारा जो एमएसएमई है, आपके आसपास की जो दुकानें हैं, जो छोटा मैन्युफैक्चरर है, कहीं ना कहीं आपको भी उन पे भरोसा करने की जरूरत है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे देश में इतनी अच्छी अच्छी सुंदर जगह है, तो हम शादियां बाहर जाके क्यों कर रहे हैं? घूमने के लिए इतनी अच्छी जगह है, हमारे पास सब कुछ अपना बहुत अच्छा है। लेकिन ये एक लास्ट 25 से 30 साल में जब भी हमको कोई चीज की खाने का सामान चाहिए तो हम इंपोर्टेड लेना चाहते हैं, कुछ मैन्युफैक्चर चाहिए, खिलौने से लेके पटाखे तक हम वो बाहर के खरीदते हैं। जबकि हमारे जो बगल के उद्यमी हैं, आपके आसपास के उद्यमी हैं, आपकी जो छोटी दुकानें हैं, उनका जो क्वालिटी है, उनकी जो सर्विस है, वो कहीं बेहतर है और एक लोकल कनेक्ट है। इसलिए हम ये कैंपेन अब लॉन्च कर रहे हैं कि भरोसा करें एमएसएमई पे और प्लेज करें। हम ये लॉन्च कर रहे हैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां हम चाहते हैं कि भारतवर्ष के नागरिक ये एक प्लेज ले कि अगर वो 10 रुपए के सामान खरीदते हैं तो उसमें कम से कम 5 रुपए का सामान अपने आसपास के एमएसएमई का खरीदेंगे। अगर ये एक हम रिवॉल्यूशन ला सके आपके माध्यम से और लोगों के माध्यम से, जहां पे हम ये विश्वास करें कि एमएसएमई अच्छा है, इसलिए उस पर भरोसा करना चाहिए और इसलिए हम उनके सामान को कंज्यूम करने लगे,
तो हमारे देश के एमएसएमई और सुदृढ़ होंगे और आत्मनिर्भर हम और ज्यादा होंगे। आप और मैं दोनों छोटे शहर से आते हैं सचिंद्रनाथ, आपका शहर तो बहुत बड़ा हो गया, बनारस। लेकिन ये बताइए कि आप भी मानते होंगे इस बात को कि मीडिया में अक्सर हम जो बड़े शहर हैं, मेट्रोज हैं, खासकर फाइनेंशियल मीडिया, हम ज्यादातर उस पर ही फोकस करके रह जाते हैं। तो आप क्योंकि टियर 2, टियर 3, शायद टियर 4 भी कह दूं मैं, तो वहां तक भी पहुंच गए हैं। क्या एक अपना एक एग्जाम्पल, हजारों होंगे, सैकड़ों होंगे, हो सकता है कभी मौका मिले तो आपके साथ 4 घंटे का पॉडकास्ट हम भी कर लेंगे, लेकिन ये बताइए कि कैसी ऐसी एक आध स्टोरी है जिसने आपको बहुत प्रेरित किया? तो जो हमारे एमएसएमई अच्छा है और एमएसएमई पे भरोसा करे, मैं आपको दो बहुत यूनिक एग्जाम्पल देता हूँ। यूग्रो में हर दिवाली पे, जैसा नॉर्मली कंपनियों में होता है, हम अपने कस्टमर्स को, अपने इकोसिस्टम में को, अपने स्टेक होल्डर्स को कुछ ना कुछ गिफ्ट करते हैं। मुझे याद है आज से 3 साल पहले हमारा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, एक दिन मैं ऑफिस पहुंचा तो हमारे एक बड़े शोरूम में एक बहुत बड़े गिफ्ट का एक शोकेस लगा हुआ था, और एक बहुत बड़ी कंपनी जो कि गिफ्टिंग के बिजनेस में है, वो बहुत सारी चीजें दिखा रहे थे कि इसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए और कुछ भेज दीजिए। मैंने वो पूरा देखा और मैंने बाहर निकल के बोला, नहीं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम क्यों जाके एक बड़े लार्ज कॉर्पोरेट गिफ्टिंग वाले को पैसे दे रहे हैं? फाइनली इन्होंने सामान तो किसी ना किसी छोटे दुकानदार से खरीदा होगा। हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते कि अपने ही किसी बोरोवर के पास जाए, उसका कुछ एक यूनिक सामान खरीदे और सबको गिफ्ट करें? पहले हम यूपी में एंटर कर रहे थे, हमने अपने एक यूपी के कस्टमर जो कि इत्र बनाते हैं और 130 सालों से यूपी का इत्र बहुत मशहूर है, वो बनाते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे स्तर पे करते हैं। हम यूपी में गए, हमने वो इत्र की 3 अच्छी बॉटल उनसे बनवाई और बहुत करीब 3000 से 4000 पैकेट बनवाए और सारे इकोसिस्टम में उसको गिफ्ट किया। और उस पर स्पेशली हमने यूपी का इत्र, इसकी हिस्ट्री, ये 150 साल पुराना एमएसएमई है, वो पूरा डिटेल लिखा। उसका रिजल्ट क्या हुआ? हमने उनको लोन दिया था, हमने ही उनसे व्यापार किया, उनका टर्नओवर बढ़ा, बट उसके बाद उनका जो व्यापार है आज अपने पिछले स्तर से 3 गुना है, क्योंकि अब पूरे देश में बड़ी बड़ी जगह लोगों को पता लगा कि एक ऐसी यूनिक चीज यूपी में बनती है और जो कि यूज की जा सकती है। दूसरा एग्जांपल इस साल दिवाली का है। हम इस साल सोच रहे थे कि हमको क्या करना चाहिए। एक हमारी महिला उद्यमी है जो तंजौर पेंटिंग का काम करती हैं। करीब तमिलनाडु के 100 से ज्यादा मछुआरों को वो इकट्ठा करती हैं और उनसे वो तंजौर की पेंटिंग बनवाती हैं। वो भी हमारी एक छोटी सी बोरोवर थी। हम इस बार गए और मेरा मानना है कि हमारे देश में गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती को, दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए। हमने उनसे एक तंजौर पेंटिंग बनवाई जिसमें लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती का तीनों का एक हमने कॉम्बिनेशन किया, और पूरे देश में, हमारे देश के बड़े से बड़े बैंक के एमडी हो, ईडी हो, पब्लिक मार्केट इन्वेस्टर्स हो, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हो, वो पेंटिंग गई फिर पूरे हिस्ट्री के साथ, और उस एमएसएमई में वो क्या कर रहे हैं। जब हमने उनको करीब अगर 1 करोड़ का अगर ऑर्डर दिया होगा तंजौर पेंटिंग का, आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरे 1 साल तक 70 से ज्यादा मछुआरों के परिवार का पालन पोषण हुआ, और आज उनका जो व्यापार है वो 3 गुना है, क्योंकि पता नहीं कितने लोग जिनको हमारी पेंटिंग गई अब डायरेक्टली उनको अप्रोच कर रहे हैं और उनसे वो पेंटिंग खरीद रहे हैं। तो ये है जिसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट। ये बताइए सचिन, जो मैं बात सुन रहा हूँ, जो आपने ये 2 एग्जाम्पल दिए, उससे ऐसा लग रहा है जैसे कि जो प्रोडक्ट है, कई ऐसे प्रोडक्ट हैं, चाहे वो आप सर्विस की ले लीजिए, या जैसे आपने एक आर्ट का उदाहरण दिया, पेंटिंग का, आपने इत्र का दिया, जो कई सालों से, और ऐसे प्रोडक्ट अच्छे, बहुत अच्छे ऐसे हमारे देश भर में। तो क्या पहले मुश्किल थी कैपिटल की? वो मुश्किल जैसे
आपने पहले बताया कि काफी हद तक, मैं नहीं कह रहा सुलझ गई, लेकिन कोशिश यही है कि आप जहां भी आज हों, डिजिटल इंडिया के कारण, जीएसटी के कारण, जैसे आपने कहा कि वहां तक आप तक कैपिटल पहुंच सकता है, राइट। और आप जैसी कंपनीज भी आ गई हैं जो उसे इजी बना रही हैं लेने के लिए। आप मानते हैं कि जो सबसे बड़ा चैलेंज अब है वो है कि अपने प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करें, क्योंकि आपने कई बड़ी कंपनियां भी चलाई हैं, खुद भी चला रहे हैं आप अभी अपनी खुद की कंपनी, लेकिन एक जो मार्केटिंग का जो एक बेनिफिट होता है कि दुनिया को कैसे पता चले कि आपके पास ये बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसके क्या मानते हैं? पहली बात ये एक चैलेंज है, और दूसरी बात और क्या चैलेंज है, क्योंकि चैलेंज से ही अपॉर्चुनिटी निकालते हैं, वो आपसे बेहतर कौन जानता है। जी बिल्कुल। सो पहला जो आपको मैंने एग्जांपल दिया, एक्चुअली जब मैंने अपनी टीम को बोला कि कोई यूनिक चीज हम अपने कस्टमर सेगमेंट से खोज के लाते हैं, तो बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे करें, कहाँ से जाएं, और हर बड़े कॉर्पोरेट किसी एजेंसी को पकड़ते हैं, किसी के थ्रू जाना चाहते हैं। चांस की बात है, मैं बैठा हुआ था और मैंने इंस्टाग्राम पे लिखा यूपी का इत्र, और उसपे एक छोटा सा एक इंस्टाग्राम पे ऐड अपीयर हुआ। जो ऐड हम जब मैंने उनको डायरेक्टली कॉल किया तो पता लगा वो तो हमारे ही एक कस्टमर हैं, और मैंने फिर अपनी टीम को बोला कि आप इनसे डायरेक्ट बात करिए और इनसे सोर्स करिए। आप ऐसे देखिए, मतलब ये दो तरह से किया जा सकता है। एक जो हम बोल रहे हैं, एक जो हम कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं कि आप भरोसा करें, जिसको हम बोलते हैं आप एक लोकल इकोसिस्टम हम क्रिएट करें। ये बहुत जरूरी नहीं है। ऐसा एक माना जा रहा है कि सारे एमएसएमई को बहुत हाईली डिजिटाइज होने की जरूरत है, उनकी बहुत अच्छी वेबसाइट होनी चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक नहीं है, बिकॉज आप ऐसे सोचे, एक दूर किसी क्षेत्र में, जैसे मिर्जापुर जहां मैं पहले काम करता था, वहां पे बैठा एक छोटा उद्यमी, अगर उसने बहुत पैसा लगा के एक बहुत अच्छी वेबसाइट बना दी और पैसा डिजिटल मार्केटिंग में खर्च कर दिया, इससे उसका मार्केट शेयर नहीं बढ़ेगा। लेकिन उसके क्षेत्र के आसपास के लोग किसी बड़े रिटेलर के पास जाने से बजाय उससे जाके सामान खरीदने लग जाए तो वो ज्यादा होगा। इसके अलावा कुछ लेवल ऑफ डिजिटाइजेशन की लिटरेसी की जरूर आवश्यकता है। हम तीन चीज बोलते हैं। आपको डिजिटली अवेयर होना चाहिए। आप डिजिटली अवेयर मतलब कि आज के दिन में आप खाना, सामान, पैसा तो आप पेमेंट ट्रांसफर कर लेते हैं, बट आप बेसिक चीज जो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए चाहिए, आपका आधार ओटीपी से लिंक होना चाहिए, आपका पैन कार्ड लिंक होना चाहिए, आप डिजिटल बैंक कर सकते हो। थोड़ा डिजिटल लिटरेसी की जरूरत है, थोड़ा डिजिटल प्रेजेंस की जरूरत है। एंड डिजिटल प्रेजेंस कैन बी इन फॉर्म ऑफ फेसबुक, ट्विटर एंड अदर। And third, most importantly, as in society, as government, as an institution, हमको लोकल इकोसिस्टम में सामान प्रोड्यूस हो और कंज्यूम हो, इसकी बहुत आवश्यकता है। विमेन, आपने जो दो उदाहरण दिए उनमें एक नारी है, नारी शक्ति पर भी बहुत जोर है। और जैसे आपने मुझे एक बार पहले एक इंटरव्यू में बताया कि किस तरह से जो विमेन है उनके तो जैसे कहते हैं रग रग में जो घर चलाती हैं, सेविंग उनके अंदर, और जिस तरह से वो अगर एक घर चला सकती हैं तो बाकी क्या, मतलब कोई चीज उनके सामने नहीं आती। ये आपने कहा था मुझे। विमेन एंटरप्रेन्योर्स की क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या जो आपने अभी बताए उससे कुछ अलग भी उनके चैलेंजेस हैं, या यही कॉमन है चैलेंजेस? और विमेन एंटरप्रेन्योरशिप एमएसएमईज में आप किस तरह का रुझान देख रहे विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे भी मैं जब भी देख, अगर आप गूगल करेंगे, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप लिख के करेंगे तो आपको एक लिस्ट ऑफ टॉप 10 विमेन स्टार्टअप आ जाएगा। नाउ वैसे नाम, वैसे लोग, एक बहुत छोटा सा सेट है जो कि हमारे देश के लार्जर वुमेन एंटरप्रेन्योर को रिप्रेजेंट नहीं करता। हमारा देश का जो लार्जर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, जो किसी छोटे शहर में एक छोटी सी दुकान जिसको एक फीमेल बैठ के चला रही है, वो है हमारी रियल वुमेन एंटरप्रेन्योर। अगर आप देखें उसकी डिफिकल्टी क्या है, वो घर भी मैनेज कर रही है, वो दुकान भी मैनेज कर रही है,
हमको चाहिए कि जो क्रेडिट मेथडोलॉजी है हमारे देश में बिटवीन ए मेल एंटरप्रेन्योर एंड फीमेल एंटरप्रेन्योर, हमको थोड़ा बेनिफिट देना चाहिए। जैसे अगर हम बोलते हैं कि अगर हम एक कोलैटरल के अगेंस्ट लोन देते हैं और लोन अगर 100 का है और कोलैटरल हमको 200 चाहिए, तो शायद हम ये कर सकते हैं कि वुमेन के लिए हम कोलैटरल सिर्फ 50 का मांगे। अभी हम भी ये कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज हम ये स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास डेटा नहीं है कि विमेन एंटरप्रेन्योर का क्रेडिट प्रोफाइल मेल से बेटर है। आज के दिन में अगर आप देखेंगे हमारे टोटल लोन बुक 12,500 करोड़ के आसपास में 9% ऐसी हैं जो वुमेन ओन्ड है, और हमारे टोटल लोन बुक के एटलीस्ट 76% में जहां वुमेन को ओनर है। लेकिन अभी भी हम लार्ज नंबर ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट या रेगुलेटरी बॉडी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप रियली कैसे बढ़े, इस पे ज्यादा काम नहीं हो पा रहा है। हम एज ए क्रेडिट इंस्टीट्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इसके लिए एक बहुत बड़ी मुहिम चलाने की जरूरत है। जैसे एक टाइम था कि वुमेन इन एम्प्लॉयमेंट नहीं आती थी कि एम्प्लॉयमेंट में आएंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे, तो फिर ये हुआ कि अच्छा बच्चों वर्किंग वुमेन के लिए फैक्ट्रीज में बच्चों को देखने के लिए एक जगह बनाई जानी चाहिए जिससे वो बच्चों को लोग के आए, बच्चे वहां पे दिन भर खेल सकें। लेकिन एज वुमेन एंटरप्रेन्योर जब वो एक शॉप, एक फैक्ट्री, एक छोटा बिजनेस कर रही है, हाउ उसकी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे मैनेज हो, इसका कोई सोसाइटी में इकोसिस्टम बिल्ड नहीं हुआ है, जो करने की आवश्यकता है। सचिन, कई रिपोर्ट्स आती रहती हैं समय समय से कि इस बड़ी कंपनी ने इतनी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की, उस बड़ी कंपनी ने इतनी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की, और क्योंकि ये बड़ी कंपनियां हैं, इनके एनुअल रिपोर्ट्स में ये सब डेटा आता है तो मीडिया में ये हाईलाइट होता है। लेकिन क्योंकि एमएसएमई जो है कि बहुत ब्रॉड सेगमेंट है, उसमें लाखों करोड़ों शायद छोटे छोटे व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, जैसे आपने कहा, तो इकलौते का देखना मुश्किल है, लेकिन कलेक्टिवली अगर देखें, और इसीलिए शायद आपने ये जो सोशल इम्पैक्ट रिपोर्ट बनाई या कमीशन करी डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के साथ, उसमें 2-3 क्या चीजें उभर के आई आपकी? ये एक हम एक्सरसाइज कर रहे हैं विगत 3 वर्षों से। ये एक्सरसाइज कॉम्बिनेशन जो हमने बोला कि एमएसएमईज आर गुड, अब जो हम कर रहे हैं कि प्लीज ट्रस्ट देम, प्लस ऑल्सो क्योंकि वर्ल्ड के लार्ज नंबर ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमको लेंड करते हैं, तो फाइनली एज ए क्रेडिट इंस्टीट्यूशन में हम पैसा बोरो करते हैं, पैसा लेंड करते हैं, एक नेट इंटरेस्ट मार्जिन अर्न करते हैं। उस नेट इंटरेस्ट मार्जिन में हमको क्रेडिट कॉस्ट और ऑपेक्स निकालना पड़ता है और शेयर होल्डर्स को एक रिटर्न जनरेट करना पड़ता है। बट साइमल्टेनियसली ये जो रेगुलर एक्टिविटी है, मतलब एज ए लेंडिंग इंस्टीट्यूशन हम कुछ भी कर सकते हैं ना, हम तो कंज्यूमर फाइनेंसिंग भी कर सकते हैं, पर्सनल लोन भी दे सकते हैं, हम व्हीकल फाइनेंसिंग भी कर सकते हैं। ऐसा क्या हम डिफरेंट कर रहे हैं कि हम पैसा शायद उतना ही बनाए, लेकिन कोई बड़ा इम्पैक्ट भी हम क्रिएट कर पा रहे हैं कि नहीं, ये रिफ्लेक्ट करने की कोशिश हम करते हैं सोशल इम्पैक्ट रिपोर्ट से। तो इसको हम ट्रैक कैसे करते हैं? हम हर साल जितना लोन देते हैं उन कस्टमर के पास हम वापस जाते हैं और हम ये देखते हैं कि जब हमने लोन दिया था और उसके 1 साल बाद क्या बदलाव आया, क्या उनको और ऋण मिल पाया, क्या उनके यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, और आज के दिन में इसके लिए बात करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ डेटा अवेलेबल हो जाता है। जब आप उनका जीएसटी का डेटा लेते हैं, उससे आपका टर्नओवर कितना बड़ा वो पता लग जाता है। आप उनके पीएफ का डेटा पुल करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट पता लग जाता है। आप ब्यूरो उनका फेच करते हैं तो क्रेडिट कितना बढ़ा ये भी पता लग जाता है। तो ये सब हम काफी कुछ डिजिटली भी कर पाते हैं और काफी कुछ हम सर्वे के थ्रू करते हैं। हमने देखा कि विगत 1 वर्षों में हमारा डायरेक्ट इम्पैक्ट करीब 10,000 से ज्यादा नई नौकरियां बनी। सचिन, जो ये रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये भी सामने आया है कि 40% रफली जो आज के एमएसएमईज हैं, जो शायद जो रिपोर्ट ने कैप्चर की है, उनमें से ही जो है वो फर्स्ट टाइम है। अब इसे 2 तरीके से देखा जा सकता है कि 40% अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर,
और ये दर्शाता है कि कम से कम एंटरप्रेन्योरशिप की ओर हम जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या आप मानते हैं कि आज भी 60% जो है वो सेकंड या थर्ड जनरेशन का बिजनेस ही चला रहे हैं? ये अक्सर बड़ी कंपनियों में देखा जाता है, लेकिन छोटी कंपनियों में भी आप मानते हैं जो 40% का नंबर है फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर, इसे आप बढ़ते हुए देख रहे हैं आगे कुछ सालों में, क्या रुझान देख रहे हैं? मुझे याद है आज से 15-25 साल पहले मेरे जितने मित्रगण थे जो कि सब छोटे किसी व्यापार से आते थे, और हमेशा मैंने उस समय मैं ये महसूस करता था कि जो ओल्ड जनरेशन है, किसी की 100 साल से पुरानी साड़ी की दुकान है, उसकी जो थर्ड फोर्थ जनरेशन है, वो सब वापस साड़ी के बिजनेस में नहीं जाना चाहते थे। सबको लगता था कि नहीं, वर्किंग क्लास की तरह कुछ बहुत अच्छा पढ़ाई करें, बाहर जाएं, ये क्या छोटे शहर में रहना है, दिल्ली बॉम्बे जाएं, फॉरेन जाएं, और वहां अगर बड़ी अच्छी नौकरी मिले तो वो करें। अभी एक मैं बहुत बड़ा चेंज देख रहा हूँ। अगर आप लखनऊ जाएं और लखनऊ में लुलु मॉल को देखें, या आप गुड़गांव के किसी मॉल को देखें, आपको ऐसा लगेगा लखनऊ का मॉल गुड़गांव के मॉल से बेटर है। सड़कें सेम है, फैसिलिटी सेम है। इसकी वजह से जो ये पलायन हो रहा था, कि जहाँ पे बच्चे, व्यापारियों के बच्चे नया व्यापार नहीं करना चाहते थे, अब लोग वहीं पे व्यापार कर रहे हैं। तो एक तो फैक्टर ये है कि जैसे फैमिलीज स्प्लिट होती हैं, बच्चे शायद सेम व्यापार नहीं कर रहे हो पर नए व्यापार खोलने की सोच रहे हैं। इससे एंटरप्रेन्योरशिप और बढ़ रही है। सेकेंड, आपने बोला कि क्या 40% कम है? नहीं, 40% मुझको नहीं लगता कम है। एक तो ये ट्रेंड बढ़ रहा है, ये ट्रेंड बढ़ रहा है दो फैक्टर से। नए सेम फैमिली के नए बच्चे नए व्यापार कर रहे हैं। ऑल्सो अब हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली जॉब वर्सेस स्मॉल बिजनेसेस, लोग स्मॉल बिजनेस प्रेफर कर रहे हैं। खाली एक ही समस्या है कि एक बिल्कुल ही नए पर्सन को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो कैपिटल चाहिए वो इंडिया में अभी भी अवेलेबल नहीं है। क्योंकि आप सेविंग से कितना बड़ा बिजनेस कर लेंगे, फिर आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक आपका 2 साल या 3 साल की हिस्ट्री नहीं हो जाती। इसलिए people who does not have history of family businesses, either big or small, are still not being able to come into new entrepreneurship. but ये भी gradually change होगा। but पहला वेव जो है कि existing families और उनके बच्चे अब नए बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं। वर्किंग क्लास पॉपुलेशन से एंटरप्रेन्योरशिप अभी भी कम हो रही है, बट ग्रेजुअली वो भी इंप्रूव होगी। आपने जो पिछला आपका आंसर था उस पर एक और सवाल पूछना चाहता हूं। जो रिपोर्ट पे आपने कहा कि जिस तरह से 10,000 जॉब तो आपके ही जो आपकी लेंडिंग की जो प्रक्रिया उससे ही क्रिएट हो गई, और आप तो मेरे ख्याल से, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने पिछली बार मुझे कहा था 10 लाख तक का आप लोन देते हैं, यानी कि 5 करोड़ तक के देते हैं। लेकिन हमारे एवरेज 10 लाख के आसपास आता है। एवरेज तो यानी कि छोटा अमाउंट, मतलब उनके लिए शायद बड़ा हो, लेकिन हम जब भारत की लेंडिंग फाइनेंशियल सेक्टर की बात करते हैं 10 लाख कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर सही तरीके से क्रेडिट दिया जाए, यानी कि छोटे अमाउंट से भी आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी देश में, हम तो चलिए हम अब डेवलप्ड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप देखिए हर हफ्ते या हर महीने यही पढ़ते रहते हैं, इस देश में एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ी गिरी, और अधिकतर बाजार उसी पे मूव करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक हर देश का एक प्रॉब्लम है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहते ज्यादा। तो आपकी ये रिपोर्ट, आपका जो एफर्ट है, वो ये प्रूव करता है कि छोटे इंटरवेंशन से भी आप जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। वो इसलिए है क्योंकि हमारा छोटा इंटरवेंशन बड़े स्केल पे है। मैं आपको उसका एक एग्जांपल देता हूँ। विगत वर्ष हमने एक फिनटेक एक्वायर किया जिसका नाम है माई शुभ लाइफ। माई शुभ लाइफ एक एम्बेडेड फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म है जो हिंदुस्तान के 7 बड़े पेमेंट प्लेटफॉर्म से फुल्ली इंटीग्रेटेड है।
फोन पे, फिनो, एयरटेल, ऐसे बहुत सारे, भारत पे जैसे प्लेटफॉर्म पे। सबसे बड़ी समस्या, इन सारे दुकानदार आज के दिन में इनमें किसी एक का क्यूआर कोड यूज करते हैं। सारा पैसा उनको रिसीव होता है और यहीं से पैसा वो खर्च करते हैं। लेकिन जब एक छोटी दुकान को आज 2 लाख रुपए का सामान खरीदना है तो उसके पास पैसा नहीं होता है, और उधार उसको जो मिलता है वो बहुत छोटा मिलता है। हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की, बिकॉज हमने ये देखा कि जब आप एक दुकानदार एक मर्चेंट इकोसिस्टम पे रोज क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट भेज रहा है, तो आप ये ट्रैक कर सकते हो कि उसका डेली कितना टर्नओवर है। अगर उस किसी दुकानदार का डेली टर्नओवर 10,000 रुपए है, और अगर आपने उसको 2 लाख रुपए का लोन दिया जिसकी डेली ईएमआई 1,000 रुपए है, तो अगर वो 10,000 रुपए का डेली सेल कर रहा है तो 20 से 25% मार्जिन पे उसको 2,500 रुपए डेली के बचते हैं। और अगर आपने उसको 1 लाख रुपए का लोन दे दिया जिसमें से वो 1,000 रुपए की ईएमआई बेच रहा है, वो 1 लाख रुपए के लोन से उसका टर्नओवर डेली जो है वो 10,000 से बढ़ के 15,000 हो जाएगा, बिकॉज वो 1 लाख का इकट्ठा सामान खरीद लेगा और नेक्स्ट 30 दिन में वो बेच पाएगा। तो ये है एक छोटे, और जब जहां उसका टर्नओवर बढ़ा तो वो बढ़े टर्नओवर पे वो दुकान में 2 आदमी और रखेगा, हो सकता है शॉप को थोड़ा बढ़ाए, हो सकता है और डिलीवरी बॉय रखे। तो ये छोटे इंटरवेंशन से बड़ा इम्पैक्ट ऐसे आ रहा है। आजकल की जो यंग पीढ़ी है, मैं मानता हूं कि हमारी जनरेशन से बहुत आगे है एक चीज में, और वो है एनवायरनमेंट। ये देखने के लिए कि एनवायरनमेंट, बिजनेस करते हुए एनवायरनमेंट भी ठीक रहे हमारा, हम ऐसा कोई व्यापार ना करें या बिजनेस ना करें जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को हानि पहुंचे। ये जो यंग आज की पीढ़ी है भारत की, ये इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझती है, वैल्यू करती है, जो शायद हमारी जनरेशन ने नहीं किया, आपकी मेरी जनरेशन। अब क्योंकि कई यंग लोग हैं जिनको आप क्रेडिट दे रहे हैं, और कुछ ओल्ड भी होंगे जिनको आपको क्रेडिट के साथ साथ, जैसे ईएसजी की बात होती है, हमारे जो मार्केट रेगुलेटर हैं उस पर बहुत काम कर रहे हैं, इससे भी बाकी इंस्टीट्यूशंस भी हैं, सरकार भी है जो ईएसजी पर बहुत फोकस्ड है। क्या आप मानते हैं कि जो अवेयरनेस उन यंग लोगों में है जो एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं वो कहीं ज्यादा है, और कहाँ आपको लगता है कि चैलेंज है? क्या वो समझ रहे हैं इस चीज को कि वहां भी हमें काफी लिटरेसी की जरूरत है? देखिए, हमारा प्लैनेट और एक एट ए फ्यूचर रिस्क पे है, ये बात अब हर बच्चा बच्चा छोटा छोटे शहर में समझता है। ये कि मंथ अप्रैल महीने में बारिश हो जाती है, मई में बारिश हो जाती है, जाड़े अब देर से आते हैं, बसंत कभी अब आता नहीं है, गर्मी अब बहुत हाहाकार पड़ती है, ये हम सब एहसास करते हैं। लेकिन हमेशा इसको बचाने के लिए जो एक कलेक्टिव एक्शन लेना है, इसमें इसके लिए जो काम करना है, वो जो प्रायोरिटी है वो हमेशा फंस जाती है कि आज हम करें और आज की हमारा रोजी रोटी और व्यापार चले, या हम ऐसा काम करें जो इससे आने वाली पीढ़ी को फायदा हो। और उसमें माननी बात है, अगर आप एक फैक्ट्री लगा रहे हैं और आपको लगता है कि पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट आने में 1 साल लग जाएगा, तो आप किसी तरह से जुगाड़ करके फैक्ट्री चालू कर देते हैं, चाहे उससे एमिशन बढ़ रहा हो। तो इसको अवेयरनेस है, बट एक्शन टू अवेयरनेस में अभी भी कमी है। और इसको 2 तरह से कम किया सकता है। खाली ये कहते रहने से कि अवेयर हो जाए और इसकी वजह से आप अच्छा काम करें, प्लैनेट सुधारें, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट इसको सिस्टमैटिकली चेंज करने की जरूरत है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमने जब रूफटॉप सोलर लॉन्च किया तो हमने बोला कि खाली ये कहना कि रूफटॉप सोलर लगाना ज्यादा हमारे दुनिया के लिए अच्छा है, इससे कोई व्यापारी क्यों लगाएगा जब तक इसको हम कंबाइन नहीं कर सके उसके इकोनॉमिक्स से। हमने क्या देखा, हमने देखा सारे लेंडर हिंदुस्तान में रूफटॉप सोलर लोन सिर्फ 2 से 3 साल का देते हैं। अब जब आप 2 से 3 साल का रूफटॉप सोलर का लोन देंगे तो जो आपकी ईएमआई आएगी वो जो आपके बिजली का बिल है उससे 3 टाइम आती है।
तो आप एक व्यापारी को बोल रहे हैं कि भाई आप रूफटॉप सोलर लगाओ, लेकिन नेक्स्ट मंथ से आपका जो मार्जिन है वो कम हो जाएगा क्योंकि आपने रूफटॉप लगा लिया। तो बोलेगा भाई मैं बिजली से ही चला लूंगा। हमने क्या किया, हमने रूफटॉप सोलर लोन का जो टेनर है वो 8 साल कर दिया, क्योंकि हमको लगा कि पैनल तो 30 साल चलता है, बैटरी आप हर 3 साल पे चेंज कर सकते हैं, इन्वर्टर आप 3 साल पे चेंज कर सकते हैं। जैसे ही सेम लोन का टेनर हमने 8 साल किया, जितना उसका बिजली का बिल उतना ही उसकी ईएमआई, और 3 साल में लोन खत्म हो जाता है, 3 से 4 साल में। उसके बाद उसका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो फ्री है। अब इस प्रोपोजिशन के साथ जब हम गए, जहां हमने बोला कि सर आप रूफटॉप लगा रहे हैं, अगर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है और आपकी जो लोन की ईएमआई वो बराबर है, आप पे कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ेगा, और ये फायदे हैं, एडॉप्शन बिल्कुल ही बढ़ गया। तो आई थिंक हमको ये सोचने की जरूरत है कि हम प्लैनेट फ्रेंडली थिंग को कैसे अडॉप्ट करें और उसको कैसे इकोनॉमिक्स से मिक्स करें कि ये बिना किसी एडिशनल लोड के इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाए। बातें तो बहुत है आपसे करने के लिए सचिन, लेकिन आज के लिए इतना ही। एमएसएमई डे पर आपको बहुत बहुत बधाई। मैं जब भी आपको सुनता हूँ एक जज्बा देखता हूँ आपने कि कुछ अच्छा करें, भला करें, और यही जो आपने कहा कि कैसे किसी बदलाव को आप इंसेंटिवाइज करें इंसान के लिए, कारोबारी के लिए, उद्यमी के लिए, ये जरूरी है। समझदार सब है, लेकिन कई बार जो फैक्टर्स हैं वो प्ले में आ जाते हैं। तो सब अगर ठीक रहे, विन विन हो, तो सब ठीक होगा। बहुत बहुत बधाई आपको जो आप काम कर रहे हैं, सभी व्यापारियों को, उद्यमियों को आज एमएसएमई डे पर। और मैं आपका प्लेज ले चुका हूं, और आपको इतना जरूर भरोसा देता हूं कि जो भी एक एंकर के बतौर मैं कर पाऊं ये मैसेज स्प्रेड करने के लिए, हमारे एमएसएमईज के लिए, और करता भी आया हूं और करता रहूंगा, ये मैं प्लेज करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन, समय निकालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।